अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। कल हुकूमत पाकिस्तान ने एज एक्सपेक्टेड तेल की कीमतों में जो रद्द बदल का ऐलान किया जाता है उसमें नई कीमतों का ऐलान किया और शहबाज ने एक हिंट दिया था कि जुमे को वैसे तो खुशखबरी की जो तवक्को उन्होंने कहा कि नहीं करनी चाहिए, उस वक्त तक खबर उनके पास थी, लेकिन क्योंकि अनाउंस नहीं किया था गवर्नमेंट ने तो इसलिए उन्होंने खबर शेयर नहीं की थी। बट ही न्यू कि जो कीमतों में है तेल की वो इजाफा होने वाला है और हमें पता है कि तेल की कीमतों में हुकूमत ने इजाफा किया है। प्रॉब्लम तेल में कीमतों में इजाफा ऑब्वियसली अच्छी खबर नहीं होती आवाम के लिए। प्रॉब्लम ये है कि बेशक ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है वो बरकरार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, लेकिन पिछले पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं एक बैलेंस रही हैं, यानी कि एक हद से ज़्यादा ऊपर नहीं की। तो उसमें शहबाज से ही पूछेंगे कि क्या ये जो इंक्रीज़ गवर्नमेंट ने किया है 13 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में भी, क्या ये वाकई ही इतना मंदा था? डीजल की कीमत में थोड़ा ज़्यादा किया है, ये जस्टिफाइड है? कामरान, तो डीजल की कीमत की बात है तो डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ वो जस्टिफाइड है। आलमी मंडी में जो डीजल की कीमत है उसमें पिछले हफ्ते के मुकाबले में 12 रुपये फ़ी लीटर उसमें इजाफा हुआ था। थोड़ा सा इन्होंने जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है उसके अंदर भी 2 रुपये का इजाफा किया, तो 14 रुपये या 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा किया गया और 323 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत है। अब जो नाज़रीन जो असल बात है जिसकी तरफ हमने कल इशारा भी किया था, आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कमी हुई है इस हफ्ते और कमी मामूली सी है, 74 पैसे फ़ी लीटर की कमी है। ये आलमी मंडी में इस हफ्ते तेल की कीमत में कमी होने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया है, जिसमें दो बुनियादी वजूहात हैं इस इजाफे की। एक तो ये कि जो टैक्स लगा हुआ है अवाम के ऊपर पेट्रोलियम लेवी के नाम से, उसमें 9 रुपये और 64 पैसे इजाफा करके 80 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी पे टैक्स कर दिया गया है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के नाम पर हर लीटर जो मोटरसाइकिल में गाड़ी में इस्तेमाल होगा उसके ऊपर 4 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर उसके ऊपर ये एक इजाफा डाला गया है। अब एक्सचेंज रेट की अगर आप बात कर लें तो पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का जो रुपया है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो मुस्तहकम है, उसमें कोई कमी रिकॉर्ड नहीं की गई, रुपए की कदर में कोई कमी नहीं हुई। इसके बावजूद हुकूमत ने 4 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर जो एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के नाम पर पेट्रोल की कीमत में शामिल कर दिया और इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर जो टोटल टैक्सेस हैं वो 105 रुपये फ़ी लीटर है, 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी है, 10% जो है वो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी है जो 20-21 रुपए बनती है और 5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम से भी आपसे लिया जा रहा है। तो इस वक्त जो 310 रुपए की कीमत है इसमें 105 रुपए हुकूमत आपसे टैक्स ले रही है। कामरान, इसमें जो असल जो चीज़ है जो हाईलाइट करने वाली है कि ये जो पेट्रोलियम लेवी वाला तमाशा शुरू हो गया है। पिछले साल की तो जो हुकूमत ने कहा जी कि हम मजबूर हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, IMF के अहदाफ है, रिव्यू है, तो 80 रुपये फ़ी लीटर के अलावा हमारे पास चारा नहीं है। तो उसके बावजूद भी आपको पता है कि 80 रुपये फ़ी लीटर भी हो रहा, 90 भी हुआ, 120 भी गया, 160 रुपये फ़ी लीटर तक भी गया और फिर वापस इन्होंने 64-65 रुपये पे लिया, जहाँ पे एक दिन हमने इनको डिफेंड किया था कि इन्होंने लेवी का रेट कम किया है, तो अगर लेवी के रेट कम करने के बावजूद कीमत में इजाफा हुआ है तो उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो आलमी मंडी में अब तेल की कीमत कम हो गई है पेट्रोल की और उसके मुकाबले में आप अगर लेवी भी बढ़ा दें, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के नाम पर भी टैक्स डाल दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत को वाकई एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है। लेवी का आपने जिक्र किया, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी पता होगा, ये जब लेवी स्टार्ट हुई थी तो कभी 2.5 रुपये 3 रुपये 5 रुपये भी जब होती थी तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत तनकीद होती थी कि जी 5 रुपये ये लेवी ले रहे हैं और अब तो कोई इनका हिसाब ही नहीं। दूसरा ये जो आपने अब बात असल में कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, ले तो आवाम से आपने पैसा निकालना, ये जो मैंने पहले नहीं सुना था, अगर आप कि ये जो एक्सचेंज रेट वाला ये जो नया ये कोई नया इन्होंने अब कोई शुरू किया है या पहले भी ये एडजस्टमेंट होती थी? एक्सचेंज रेट जब आपको रुपए की कदर में कमी होती थी, PSO का कोई बाहर से फ्यूल आता था, इंपोर्ट करता था, तो उसका जो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट है ये डालते थे। तो अब अगर रुपया गिर नहीं रहा, उसकी कदर नहीं गिर रही, रुपया मुस्तहकम है बल्कि उसकी कदर में इजाफा हो रहा है ना, कि पहले ये तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है इन्होंने कैसे डाला है, इसको कैसे जस्टिफाई किया? मुझे नहीं पता इसकी क्या है जस्टिफिकेशन ऑनेस्टली, क्योंकि जब अपेरेंटली तो आपको नजर में कोई चीज आ ही नहीं रही ना, या तो रुपए की जो कदर है जो इस वक्त 278 रुपए वो 282 रुपए हो जाए,
तो फिर मुझे समझ आया कि 4 रुपये उसको ज्यादा पड़ गया। ये एक चीज तो ये हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि अगर पीएसओ ने मार्केट से डॉलर खरीदे हैं इंटरबैंक से और खरीद के उसकी अपनी एलसी सेटल की है, तो क्या वो 4 रुपये मार्केट से ज्यादा ले रहा है जो यहाँ पे 4 रुपये का इंपैक्ट डाल दिया है? तो कुछ इसकी कोई लॉजिक यहाँ पे समझनी हुकूमत को चाहिए कि इसको क्लैरिफाई करे कि ये क्यों 4 रुपये 29 पैसे के किस्म का एक और टैक्स ही बन गया ना, जब आपकी एडजस्टमेंट हुई नहीं और आपने अवाम के ऊपर कैसे डाल दिया। तो अब मसला ये हो गया कि जिस किस्म की प्राइस के अंदर ये इन्होंने कॉस्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया, और हमें जो सेल्स टैक्स भी है जहां से लेवी का, जो कल मैंने ट्वीट भी किया था कि लेवी का जो सारा झगड़ा कहां से शुरू हुआ है? लेवी का झगड़ा इस चीज से शुरू हुआ था कि वफाकी हुकूमत कह रही थी कि हमने सूबों को मजीद पैसे नहीं देने, तो जो सेल्स टैक्स का है उसका तो 57.5% सूबों को चला जाता है, तो हम लेवी लगाएंगे। तो फिर ये 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 10 से फिर 30 रुपए पे, फिर जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे उठा के उन्होंने बढ़ा दी लेवी, तो कि जी अप टू है तो हम बाद में इसको कर लेंगे। फिर ये 60 हो गया, फिर 80 हो गया, और फिर एक टाइम पे आया कि इन्होंने कानून से वो निकाल ही दिया कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है। इस वक्त कानून के अंदर मैक्सिमम लिमिट की कोई हद नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरा नहीं ख्याल कि अपने हमारे जो पड़ोसी मुमालिक में या बाकी दुनिया में भी जो टैक्स अगर आपने जो भी लगाना है, तेल की कीमतों पर लगाना है, किसी पर लगाना है, साल में एक ही दफा ना आप लगा दें, इस पे 18% लेना है, 25% लेना है, 30% लेना है, लेट से कि आप फी लीटर के ऊपर जो भी कीमत है, तो एक दफा वो फिक्स नहीं हो सकता क्या? मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी बाकी दुनिया में हर 7 दिनों के बाद तेल की कीमतें हैं उसमें हर मरतबा लेवी या टैक्स की जो शरह है उसमें तब्दीली आ रही है। मतलब एक आप फिक्स कर दें, तमाशा बन के रह गया ना। 18% जीएसटी है ना आपकी। इस वक्त जो इंपोर्ट प्राइस है जिसके अंदर 198 रुपए जो इस वक्त कीमत है ना इंपोर्ट की, जिसके अंदर 10% कस्टम ड्यूटी भी है, तो 198 में से आप ये कोई निकाल दें, यहाँ से कोई 20 रुपए निकाल दें, 178 रुपए रह गया। 178 रुपए आपकी इस वक्त इंपोर्ट की प्राइस है, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने 4 रुपए 29 पैसे ये डाल दिया, पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए डाल दी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी डाल दी 5 रुपए, जो पहले 2.5 रुपए थी 1 जुलाई से कर दी, क्योंकि अवाम बहुत अमीर हो गए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फैसला किया कि चूंकि अवाम बहुत अमीर हो गए हैं तो 2.5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को भी 5 रुपए कर दो। IMF से मुआहिदा किया हुआ था इन्होंने। फिर इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन के नाम पे 6 रुपए 85 पैसे डाले हुए। डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो डीलर्स का है वो 8 रुपए 64 पैसे, और OMCs का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो 7 रुपए 87 पैसे। ये 311 रुपए प्राइस ऐसे बनती है। और इसके ऊपर फिर वो जो ये सारे इकट्ठे करके फिर 18% वो सेल्स टैक्स लगते हैं ना। तो लेवी जो है, अब लेवी का यहां से 80 रुपए निकाल दें आप, लेवी को वहां से उठा के आप नीचे ले आए। जब आप नीचे ले आएंगे 18% जीएसटी के बराबर आप इसको ले लें, कोई मसला नहीं, कंजम्पशन टैक्स है ना। आपका मसला हुकूमत का। मैं कहता हूं कि चले वो पेट्रोल है तो आप FBR टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाती, आप 25% ही ले लें। क्यों ले ले भी 25%? यार यही तो गलत हो गया है ना, हम नॉर्मलाइज इसको अब नहीं कर सकते। जीएसटी स्टैंडर्ड जो रेट है 18%। इन्होंने कुछ चीजों में 25 भी लेते हैं, कुछ पे 5 भी लेते हैं, कुछ पे 8 10 भी लेते हैं। तो पॉइंट इज कि अगर आपने सूबों को पैसा नहीं दिया ना, तो जीएसटी 18% के बराबर 40-41 रुपए बनता है फी लीटर। आप ले, आपने क्या तमाशा लगाया हुआ कि आप उठा के उसको 70-80 बाकी फॉर्मूला सिंपल है कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर या नीचे जाती हैं उसके मुताबिक आप उसके मुताबिक देखिए। इसमें फिक्स प्राइस क्या है? डीलर मार्जिन आपका फिक्स है, OMCs का मार्जिन फिक्स है, वो आपकी जो ECC इनको चेंज करती है। अब कर दे तो पता नहीं, वो भी उनकी तरफ से भी दबाव आता है जब कीमतें फिर बढ़ती हैं। उसके बाद IFEM के अंदर क्यों इतने ये फटे डाले हुए इन्होंने, जो कभी उसकी प्राइस 2 रुपए 87 पैसे होती है फी लीटर, कभी 7 रुपए पे ले जाते हैं। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आपकी फिक्स होगी, तो एक्स रिफाइनरी प्राइस आपकी जो भी आती है आप उसे लेके उसके ऊपर आप ले रहे हैं। क्या मसला है आपका? मतलब इन्होंने एक तमाशा है कि हर चीज का बनाया हुआ है, अवाम जो है वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। इनको ये लगता है कि लोगों के पास बेतहाशा पैसा है और कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने 450 रुपए फी लीटर भी प्राइस दी है, उन्होंने 521 रुपए फी लीटर उसका भी दिया है, डीजल का ये भी दे लेंगे। तो ये जो अप्रोच है ना, ये किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं हो सकती। और मेरी इतला कामरान पता क्या है, जो इनकी इंटरनल मीटिंग हुई थी जो जराए बता रहे हैं, उसके में वजारत खजाना की तरफ से ये पूछा है कि जी आप बढ़ाएं इसको कि 70 रुपए से 80 रुपए का बढ़ाएं, कि इससे पहले IMF आप एतराज करना शुरू कर दे अपने 80-70 क्यों रखा हुआ है। अच्छा। मतलब कि IMF के एतराज से भी हमने इस दफा इंतजार नहीं किया जो इतलात आ रही है, मतलब पहले ही उनको पहले कर दो। और लोगों को आदत हो जाएगी 300 रुपए फी लीटर तेल लेने, इन्होंने वापस लाइए 310। ये गरीब अवाम है, इनके पास अवाम गरीब है, पैसा बहुत ज्यादा है। वो 5 रुपए फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी देंगे, वो 80 रुपए फी लीटर इनको पेट्रोलियम लेवी भी देंगे, वो 10% इनको कस्टम ड्यूटी भी देंगे, और 4 रुपए 29 पैसे फी लीटर इन्होंने जो एडजस्टमेंट डाल दी है एक्सचेंज रेट के नाम पे वो भी देंगे। तो ये अवाम अमीर है, अवाम बता नहीं रही हुकूमत को वो कितनी अमीर है। तो वो वज़ीर आज़म साहब, उनकी काबीना हर हफ्ते चेक करते हैं कि अवाम मजीद कितनी जो है ना बोझ बर्दाश्त कर सकती है। एनीवेज बहरहाल यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि आखिर जो तेल की कीमतों में ये उतार चढ़ाव नजर आता है। जैसे मैंने कहा कि
इस पूरा हफ्ता तो बाय एंड लार्ज जो प्राइस है वो स्टेबल रही है, बल्कि शहबाज ने जो बताया कि एवरेज 74 पैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हुई है, उसके बावजूद जो गवर्नमेंट ने तेल की कीमतों में इजाफा किया है। ईरान अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके हवाले से उस फ्रंट पर क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी कशीदगी है उसको कम करने के हवाले से आप कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो रही हैं जो मीडिएटर्स हैं, उसके साथ साथ जो बयानात का सिलसिला है वो भी जारी है। और आपसे कुछ देर पहले जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं जो मुश्तबा खमनाई, उनकी तरफ से रिटन स्टेटमेंट सामने आया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि जो अवाम का मुतालबा यानी कि कौम का मुतालबा है कि जो उनके वालिद और जो राबर आला थे आयतुल्लाह अली खमनाई, उनकी मौत का जो बदला है वो हर सूरत में वो लेंगे और बदला जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। ये उन्होंने जो पैगाम आज जारी किया है उसके अलावा भी उन्होंने बात की है और उन्होंने जो बुनियादी तौर पर कहा है कि हम शहीद रहनुमा और इन 2 जंगों के तमाम शोहदा के खून का बदला मुजरम और रुस्वा कातलों से लेने का अहद करते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमनाई 2 रोज़ के बाद जब उनके वालिद और आयतुल्लाह अली खमनाई की जो तदफीन की गई मशहद में, उसके साथ जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पिछले 2-3 रोज़ पहले तो एस्केलेशन बढ़ रही थी, लग रहा था कि प्रोसेस कोलैप्स कर जाएगा। एटलीस्ट पिछले 2 दिनों में तो खामोशी आपको नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके खदशात भी मौजूद है। इम्पॉर्टेंटली शहबाज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो उनमें आज मौजूद हैं और मसला इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के है। ओमान इज़ वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स और उसके साथ ईरान मिलकर के एक नया जो निज़ाम है, एक प्रोटोकॉल है, वो तय करना चाहता है कि कैसे वहाँ से जहाज़ जो हैं वो ऑपरेट करें। बट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये कहा है कि जो ईरान है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो जो इस्लामाबाद MOU है उस पर अमल दरामद करने के लिए आज भी वो जहाँ तक ईरान की कमिटमेंट है उसके लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम लाइज विद द US। कामरान, ये जो पिछले 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं, पहले तो इनके एक्सचेंजेस हो रहे थे, एक दूसरे पे हमले किए, तो अब वर्बल अटैक्स हो रहे हैं ईरान की तरफ से। इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पहले इतने हाईएस्ट लेवल से नहीं आई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा रिस्पॉन्ड करते रहे, उनकी ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो रिस्पॉन्ड करते रहे। दूसरी साइड पे तो एक ही काफ़ी है ना, सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयान आते थे। ये जो अब स्टेटमेंट है ये बड़ी ही एक सीरियस स्टेटमेंट है। जो पहली बात है कि आप क्या समझते हैं ये जो सूरत हाल बन रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, और फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान है कि अगर मुझे मारा जाता है तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। ये किस तरफ चीज़ें जा रही है? या ये वर्बोसिटी की हद तक रहेंगी या बात ये ज़्यादा सीरियस? क्योंकि उन्होंने बात की है कि हम ये अहद करते हैं कि हम बदला लेंगे। मेरा ख्याल है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 रोज़ पहले ही तदफीन हुई है ईरान के जो साबका सुप्रीम लीडर थे, इनके वालिद भी थे, और उसमें जिस तरीके से अवाम ने शिरकत की है लाखों की तादाद में और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की है, तो उससे जो मौजूदा ईरान का जो सेटअप है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जाहिर है कि उनको एतमाद मिला है कि आज भी अवाम के अंदर उनका एतमाद मौजूद है। और जो लोग वहाँ पे मौजूद भी थे तो वहाँ पर एक लिहाज से फ्यूनरल भी था और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी था। तो वो उस सेंटिमेंट को ये जो स्टेटमेंट है रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। मेरा अपना जो ख्याल है कि शायद वो ज़्यादा डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ है, क्योंकि जो एक उसके अंदर रेटरिक ज़्यादा है, क्योंकि इस मौके के ऊपर वो बिल्कुल भी जो ईरान है वो कमज़ोरी नहीं दिखाएगा। वो ये तो नहीं कहेंगे कि जी अच्छा अगर अमेरिका ने और इसराइल ने उनके ऊपर कोई हमले किए हैं और उसमें उनके जो लीडर हैं वो तक उनकी असैसिनेशन हो गई है तो उनको वो माफ़ कर देंगे। तो मुझे उसमें ज़्यादा रेटरिक नज़र आता। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से यूनिटी का मुजाहरा किया है और जो इमेजेस हमें तेहरान से लेके और मशहद और बाकी जितने जो इलाके हैं कौम तक मिले हैं, उसमें वाज़े तौर पर एक जो मैसेज गया है कि ईरान पहले ही बड़ा इट इज़ नोन एज टफ निगोशिएटर। तो इन इमेजेस के बाद, इन इवेंट्स के बाद वो फिर अगर मुज़ाकरात की टेबल पर जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा टफ होंगे। तो शायद कंसेशंस एक्सपेक्ट करना ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कंसेशंस की अगर बात करें, इंटरेस्टिंग जो वाशिंगटन से जो इतलात आ रही है, मसलन ये जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुई थी जब ईरान ने जो शिप्स थे उनको हिट किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और एक कतर का भी शिप शामिल था, तो उसमें जो अमरीकी हुकाम हैं वो प्राइवेटली मीडिया में ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने बेसिकली ये बताया कि वो बेसिकली ऑथराइजेशन नहीं थी फ्रॉम द टॉप, एक एरंड मतलब एक बाय मिस्टेक वो चीज़ हो गई थी। और उसके हवाले से अमेरिका जो है उनका ये ख्याल है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे ओमान में गए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के, वहाँ से
ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ सकती है कि अब ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे उनको गुजरने की इजाज़त भी होगी और उनको वो टारगेट नहीं करेगा। ये अमेरिका का मौक़िफ़ है कि अमेरिका ये कह रहा है और बुनियादी तौर पर ये थ्रू मीडिएटर्स अमेरिका ने ईरान से ये कहा है कि अगर वो चाहते हैं कि बातचीत दोबारा हो, MOU जो है उसको रिवाइव किया जाए, तो ईरान को ये स्टेटमेंट देना पड़ेगी। अब ईरान क्या इस तरह का स्टेटमेंट देगा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट जिसमें ईरान कमज़ोर दिखाई दे, मुझे नहीं लगता वो करेंगे। ईरान का ये मौक़िफ़ है कि ये जो वायलेशन है इस MOU की वो तो अमेरिका कर रहा है। नंबर 1 उन्होंने जो उसकी क्लॉज 9 है कि उसमें यह था, एक तो ईरान के ऊपर जो लगी पाबंदियां हैं, यानी कि जो तेल एक्सपोर्ट वो कर सकते थे, वो पाबंदियां वेवर उन्होंने दिया, लेकिन जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुई दोबारा उन्होंने वेवर विड्रॉ कर लिया और कोई नई सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। कोई अमेरिका ने कोई नई सैंक्शंस भी लगाई हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको टारगेट किया गया, उनको सैंक्शन लिस्ट पे डाला गया। कहते हैं कि जी बेसिकली ये तो, और बिल्कुल ये MOU में है कि जी कोई इस दौरान इस 60 डे का पीरियड है जब बातचीत होगी, एक तो जो सैंक्शंस लिफ्ट की जाएंगी वो अपनी जगह पे, और दूसरा कोई नई सैंक्शंस भी नहीं लगाई जाएंगी। तो इस हद तक अगर आप देखें तो आई एम श्योर कि ईरान के मौक़िफ़ में एक आपको जान नज़र आती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर भी डिबेट हो रही है कि क्या ईरान के लिए ज़रूरी था कि अगर वो शिप्स फ़र्ज़ कर लें कि कोऑर्डिनेट नहीं किया था ईरान से, कतर का भी उसमें LNG टैंकर शामिल था, क्या उस पर अटैक करना ज़रूरी था या उसको और भी चैनल से बेहतर तौर पे हल किया जा सकता था? तो ये भी एक डिबेट हो रही है इस वक्त। तो कामरान, अभी जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त, क्या आप ये समझते हैं कि पिछले 24 घंटे में जो अमेरिकन स्टांस है वो टफ हुआ है? पहले अमेरिकन जो स्टांस था वो बहुत उस तरीके से हार्ड नहीं था, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी वो एक अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो धमकी भी दे रहे थे, उसके साथ साथ वो बात को जारी रखने की भी वो बात कर रहे थे कि ठीक है मामला को आगे चलाना चाह रहे हैं। अब जो बात आ रही है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो पब्लिकली स्टेटमेंट भी दें, और ये बात कि अगर अमेरिकी सदर को कत्ल कर दिया जाता है तो 1000 जो मज़ाइल हैं वो तैयार है अमेरिका ईरान को निशाना बनाने के लिए। ये जो स्टेटमेंट्स अगेन ये भी वर्बोसिटी में आएगा या इसकी भी कोई इम्प्लीकेशन है, या ईरान की तरफ से कुछ कमजोरी दिखाई गई है जिसको इस वक्त अमेरिका कैश करना चाह रहा है? देखिए, जो अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर का या उनका ये दावा है, इसराइल ने भी इसके हवाले से इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट क्लेम किया है जी कुछ स्पेसिफिक प्लान है ईरान के अमेरिका के सदर को असैसिनेट करने का। फिर उसमें जब अंकरा में ये मौजूद थे नेटो समिट के लिए, तो उसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि वो आए तो जो नया जहाज़ दिया था एयरफोर्स 1 में कन्वर्ट किया था कतर के अमीर ने, लेकिन जब वो अंकरा से वापस गए तो उन्होंने वो वाला जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया, वो अपना पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल किया। अगेन उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ वाकई या क्या ऐसी इंटेलिजेंस थी कि उनको अपना जो जहाज़ है वो तब्दील करना पड़ा। इसके बारे में भी बात हो रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये अगेन क्योंकि इसराइल को ये सूट करता है, इसराइल तो यही अमेरिका को बता रहा है कि देखें आप इनके साथ बातचीत ना करें, ये तो आपके भी खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये बात हो रही है कि शायद क्या ईरान को इस मौके के ऊपर क्या ऐसा जवाज़ डिट्रैक्टर्स को, स्पॉयलर्स को देना चाहिए था। अगर आप देखें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बात हुई है, तो जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि ईरान और जो बाकी पार्टीज़ हैं उन पर जोर दिया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कि वो जो इस्लामाबाद MOU है उसकी पासदारी करें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो अगर आप कोड करें पाकिस्तान के बयान को भी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी डिस्पाइट बीइंग अ मीडिएटर, शायद उनका ख्याल था कि यहाँ पर ईरान ने थोड़ा सा ओवर प्ले किया है, तो उसको देखने की जरूरत है। बट इन एनी केस जो आप बात कह रहे हैं कि जो रेटरिक अपनी जगह पे मौजूद है, बट द गुड थिंग इज कि ये इंडिकेशन भी आ रही है दोनों तरफ से कि बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर डिस्ट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है तो कोशिश पाकिस्तान और कतर की ये है कि जो एक रोड मैप तय किया था उस रोड मैप पे वापस आया जाए, जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स जो होना थे वो टॉक्स हों। और इस वक्त जो है वो कोशिश हो रही है, एटलीस्ट पिछले 2 दिनों में तो कम से कम मिसाइल वगैरह, ड्रोन वगैरह तो एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं हो रहे, विच इज़ आई बिलीव अ पॉजिटिव स्टेप। बट आगे कितना सस्टेन कर पाते हैं इस मोमेंटम को, दैट रिमेन्स टू बी सीन। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी का, और एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके पास क्यों जा रहा है कि वो हमें कर्जा दें और इस कर्जे की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है। ब्रेक के बाद बात करेंगे जी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अगर आप ज़र मुबादला के ज़खायर देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास बेशक वो उधार के लिए हुए पैसे हैं बट सफिशेंट हैं, और उस तरीके से बहुत अरसा हो गया शहबाज ने भी डिस्कशन नहीं की कि हम अपने दोस्त ममालिक से या जो मल्टीलैटरल जो इदारे हैं उनसे कर्जा लेने जा रहे हैं, कब लेने जाएंगे। लेकिन शायद लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शहबाज की स्टोरी है अगेन
गवर्नमेंट जो है एक प्लान के ऊपर काम कर रही है कि किस तरीके से $10 बिलियन अरेंज किया जाए कर्जा अपने दोस्त ममालिक से, और वो कहाँ हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने कहा कि बेशक उधार के लिए हुए पैसे हैं, बट कोई इतनी इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है। कोई आई थिंक $18.5 बिलियन $18.5 अरब के हो गए मौजूद हैं। तो ये जो $10 बिलियन की स्टोरी है, ये कर्जा हम लेने की जो कोशिश करेंगे, ये किसके लिए? कामरान, ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी इस साल जनवरी में, जब पावर डिवीजन ने एक मुलाकात की, फाइनेंस डिवीजन के लोग भी थे वर्ल्ड बैंक के साथ, और उस वक्त एक नंबर सामने आया कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है $36 अरब का नया कर्ज लेके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और कुछ और आउटसाइड सीपैक पावर प्रोजेक्ट लगे थे पिछले 15 साल में, वो एक्सपेंसिव डेट के ऊपर लेके लगाए गए थे। तो नया कर्जा सस्ता लेकर जो महंगा कर्जा है वो वापस किया जाए, और उससे वापस करने के बाद जो डिफरेंस होगा, कोई कह रहे कोई 4-5 रुपये फी यूनिट पे आता है, कोई 7-8 रुपये, मुख्तलिफ कैलकुलेशन की, वो प्राइस जो बिजली की है उसको कम किया जाए। तो ये प्रपोजल था। जब उस वक्त भी हमने खबर की थी कि $36 अरब बहुत बड़ी रकम है और वर्ल्ड बैंक क्यों इतनी बड़ी रकम देगा, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने अपना जो प्रपोजल था उसको रिवाइज किया। अब जो रिवाइज प्रपोजल भी है वो $10.1 अरब का। इनका प्रपोजल ये है कि चाहे ADB हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या सऊदी अरेबिया हो, कोई भी बाईलैटरल या मल्टीलैटरल लेंडर जो है इनको $10 अरब का कर्ज दे दे। किस लिए दे दे कि पाकिस्तान ने जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं सीपैक के तहत, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने, उनका जो इंटरेस्ट है क्योंकि आपको पता है कि 30-70% इक्विटी होती है, 30% उनकी अपना ज़ाती इन्वेस्टमेंट होती है उनके सरमायादार की, और बाकी 70% वो कर्जा लेते हैं। तो कर्ज लेके वो प्लांट लगाते हैं, और फिर उस कर्ज की जो अदायगी है वो जो सारे है बिजली का, वो बिजली के बिलों में देता है। बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये उन्होंने कहा, खैर वो जो कर्जे उस वक्त लिए गए थे, उस वक्त भी शोर पड़ा था कि चाइनीज़ एनर्जी प्रोजेक्ट्स के जो अमाउंट्स हैं और जो कर्ज है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। तो अब हुकूमत ने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात हो रही है, जनवरी से शुरू हुई। अब ये रिवाइज प्रपोजल आया है कि $10.1 अरब का कर्जा लिया जाए, और ये इकट्ठा ना लिया जाए। ये 2027 से 2034 तक 8 साल का पीरियड है। इसमें अगर ब्रेकअप भी अगर आप देख लें, इस साल के लिए जो प्रपोजल है उनका $1.1 अरब, फिर 2028 में $1.2 अरब, फिर $1.2 अरब, $1.2 अरब, और ये मैक्सिमम $1.4 अरब 2034। ये हर साल, मतलब इकट्ठा नहीं लेना। और लेके, और इनकी जो असल जो चीज़ है, जो इसमें कैच है, कैच ये है कि ये वाला जो कर्ज होगा $10 अरब का, ये 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए, ख्वाहिश ये है। तो 1% चाहे वो सऊदी अरब दे दे, चाहे वर्ल्ड बैंक दे दे, तो 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये कर्ज लेना चाह रहे हैं। अब क्यों 1% पे क्यों लेना चाह रहे हैं, और कोई इनको क्यों 1% पे देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत इसलिए लेना चाह रही है कि अगर वो 1% पे लेते हैं तो फिर उसी सूरत में ही जो इनका टैरिफ है वो 3 सेंट्स पर यूनिट जो है वो इनको ये कम कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा जो टैरिफ है बिजली का, उसके अंदर 1/3 जो तो ये कर्जों की अदायगी और इसके किस्म की जो प्राइस है वो इसके अंदर बिल्ट इन की हुई है। तो अगर ये 1% ज़्यादा इनको कर्ज मिलता है रेट के ऊपर, तो फिर इनका ये प्रपोजल जो है वो वायबल जो है वो नहीं रहता उस लिहाज से। लेकिन गिवन के ऑब्वियसली कोई आपको कमर्शियल इदारा या जो मल्टीलैटरल जो इदारे हैं वो तो 1% पे तो आपको कोई नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि रैक है कि आपके पास जो आपके दोस्त ममालिक हैं, दोस्त ममालिक को भी अगर आप वापस, तो हम चाइना को करना है, चाइना के पास तो हम जाएंगे नहीं, तो पीछे हमारे पास तो सऊदी अरब भी बचता है। यूएई के साथ आपको पता है ऑलरेडी हम कर्जा उनका वापस किया, को हमने वापस किया है सऊदी अरब से लेके, उसके ऊपर भी एक स्टोरी है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करेंगे। इवन के जो सऊदी अरब ने भी जो पैसा हमारे पास रखवाया था, ये यूएई ने भी पहले रखवाया हुआ था, वो भी 1% पे तो नहीं था। वो सऊदी अरब का एक इंटरेस्ट रेट मैं होल्ड कर रहा हूँ, कितना दे रहे हैं एक बता देता हूँ, एक है 4%। जो उसका है सऊदी अरब का एक और था, वो ख़त्म हो गया, वो 6.5 या 6.5% के ऊपर था। यूएई का भी 6-6.5% के ऊपर था। और ये इंटरनल जो मीटिंग्स है उसमें ये बात आई है, जो हुकूमत पाकिस्तान की अपनी मीटिंग्स हुई हैं, कि कोई आपको क्यों देगा 1% के ऊपर, और इनका सारा इन्हिसार जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि 1% के ऊपर मिल जाए। अच्छा, इसमें खबर एक और भी है। खबर ये है कि हमारे इस वक्त जो एनर्जी के वजीर हैं पावर के, सरदार अवैस लगारी साहब, वो आज स्केजुअल थे, उन्होंने आज सऊदी अरब जाना था। तो कल मेरी उनसे मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे ऑन द रिकॉर्ड। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपका ये प्रपोजल आप ये डिस्कस करेंगे सऊदी हुकाम के साथ कि जो चाइनीज़ एक्सपेंसिव डेट है वो आप रिटायर करेंगे सऊदी डेट लेके। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, उनका ये ऑफिशियल उनका ये स्टांस ये है कि उनके जो मेरी मीटिंग है
मेरी मीटिंग में ये वाला मामला जो है वो डिस्कस नहीं होगा। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा है, उनका जी मैं जो डिजिटाइजेशन की कुछ एफर्ट्स हैं, जो नेशनल ग्रिड को इम्प्रूव करना है, ट्रांसमिशन को, उसके हवाले से हम बात करेंगे, इसके ऊपर मैं नहीं करूँगा। लेकिन इसके साथ एक और भी खबर है, उसका एक आज टीजर बता देते हैं, असली खबर अगले हफ्ते करेंगे अगर इंशाल्लाह वो चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं। सरदार अवैस लगारी साहब के साथ हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब है वो भी सऊदी अरब में जा रहे हैं आज। अच्छा, तो वो भी जा रहे हैं। वो भी जा रहे हैं। अब कौन सी मीटिंग में क्या बात होती है क्या नहीं होती, इसका सस्पेंस छोड़ देते हैं। और कल अगर कोई बात होती भी है तो ज़ाहिर है कि अवैस लगारी साहब कहेंगे देखिए मैंने तो बात नहीं की। इसमें जो एक जो वजाहत बहुत ज़रूरी है, देखिए चीन के साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, हम बड़ी कोशिशें भी करते रहे उनसे, जब एहसास हुआ या जो भी है आफ्टर थॉट आया रीनेगोशिएट करने का, इसका मतलब है कि वो जो तमाम ऑप्शंस, तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं कि कम से कम चीन से हमें किसी फॉरगेट अबाउट रीनेगोशिएशन या किसी इंटरेस्ट पेमेंट में भी किसी तरह का भी चीन जो है वो हमें रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से हम अब इस ऑप्शन पे जा रहे हैं। देखिए ये एक, और चाइना इस पे को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। हुआ ये कि जब ये IPPs के जो मुआहदे थे रीओपन किए गए, डोमेस्टिक जो भी थे और उसमें फॉरेन भी थे, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी एक आध, तो उनके साथ आपने उनको कहा जी कि हम आपको अपफ्रंट पेमेंट्स कर देते हैं, हमने जो आपकी अदायगियाँ करनी है उसके बदले में आप हमें रिलैक्सेशंस दें, जो आप हमसे मुनाफा ले रहे हैं और जो बाकी जो कॉस्ट है उसको कम करें। तो वो डोमेस्टिक तो सारे मान गए थे और बाहर वाले भी हमने मनवा लिए थे। चाइना का जो स्टांस है ना वो अभी तक अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। चाइना ये कह रहा है कि हमने तो ये पावर प्लांट्स लेके लगाए हैं कर्जे लेके, तो हमारे पीछे फिर साइनोसॉर की जो एश्योर की जो गारंटीज भी हैं कि वहाँ पे जो इंश्योरेंस फर्म है स्टेट ओन्ड, तो हम तो ये नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा झगड़ा है जो अभी भी चल रहा है। इसी वजह से जो हुकूमत ने, आपको पता है कोई 1250 अरब रुपए का नया कर्जा लेके सेक्युलर डेट रिटायर किया था। 1250 के अंदर कोई रफली कोई 260-270 अरब रुपया ऐसा है जो अभी तक हुकूमत ने उस कर्ज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि चाइना जो है, क्योंकि ये सारी इसकी शर्त ये थी कि जो भी अपफ्रंट पेमेंट लेगा इन्वेस्टर, वो जो लेट पेमेंट सरचार्ज होता है, जिस तरह आपके बिजली के बिल के ऊपर भी लग के आ जाता है, उनको भी फिर एक मुनाफा मिलता है ना, अदायगी ना करने के ऊपर डिले अगर अदायगी हो तो इन्वेस्टर्स को मुनाफा मिलता है। तो शर्त यह है काबीना की कि जो तो वो मुनाफा अपना जो लेट पेमेंट सरचार्ज की सूरत में है वो छोड़ दे, उसको अदायगी करेंगे। चाइनीज वो छोड़ने को तैयार नहीं है। चाइना कह रहा है वो कोई 160-170 अरब रुपए की रकम बनती है, वो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट बकौल हुकूमत पाकिस्तान की कोई 260-270 अरब रुपए है। अब यही वजह है नाज़रीन कि ये जो 30 जून को साल ख़त्म हुआ है, इसमें जो 18 पावर प्लांट्स चाइना के लगे हुए हैं पाकिस्तान, उसमें कुछ लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, कुछ चाइनीज़ भी हैं जो अंडर द CPEC फ्रेमवर्क लगे हुए हैं। 18 के अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान ने 423 अरब रुपया उनको अदा करना है, और अदायगी इसलिए नहीं हो रही कि ये जो लेट पेमेंट सरचार्ज वाला मामला है ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा। अब अगर हुकूमत को 10 अरब डॉलर का कर्जा कहीं से मिल जाता है, वो भी 1% के ऊपर, तो फिर हुकूमत की अब कोशिश तो है कि जो बिजली की कीमतें कम हो जाएं। अगर वो नहीं मिलता या ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलता है, 10 नहीं मिलता, 10 से कम मिलता है, वो क्या सूरत हाल है, वो फिर ये एक डेवलपिंग स्टोरी, इसके ऊपर हम नजर भी रखेंगे और देखेंगे कि सऊदी अरब से क्या मिला क्या नहीं मिला। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब कर्ज की बात हो रही है, अहम जो डेवलपमेंट हुई है कि जो एक गैर मुल्की कर्जा हुकूमत पाकिस्तान ने लिया, उसके ऊपर अब ट्रांसपेरेंसी के क्वेश्चंस क्यों खड़े हो गए, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। गैर मुल्की कर्जों की बात हो रही है, तो ब्रेक से पहले हिंट दिया था शहबाज ने कि एक गैर मुल्की कर्जा जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के क्यों सवालात उठ रहे हैं, तो ये क्या स्टोरी है, इस पर अगर आप कामरान, दो इस दफ़ा इस साल ट्रांजैक्शन हुए। एक तो पांडा बॉन्ड, मतलब बॉन्ड्स चाइनीज डेट मार्केट में फ्लोट किए और पाकिस्तान ने को 25 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था। एक 75 करोड़ डॉलर का एक सरप्राइज डेट लिया गया। सरप्राइज इसलिए कि उसके लिए कोई प्रॉपर जो एक तरीक़ेकार होता है यूरो बॉन्ड फ्लोट करने का, वो फॉलो नहीं किया गया। और एक प्राइवेट प्लेसमेंट एक फॉरेन कमर्शियल बैंक से हुकूमत पाकिस्तान ने करवाई, 2 ट्रांचेज में $500 मिलियन, 250 मिलियन डॉलर मिला के कुछ $750 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया गया एज जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा कि ये हमने यूरो बॉन्ड्स फ्लोट किए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स। जबकि जो असल बात ये थी कि हमने उस वक्त बात भी की थी कि ये यूरो बॉन्ड्स नहीं है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है अगेंस्ट यूरो बॉन्ड्स। तो इसके हवाले से अब डेवलपमेंट ये हुई है कि एक मेंबर नेशनल असम्बली है मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा, इन्होंने नेशनल असम्बली में अब सवाल उठा दिया और इन्होंने
4 बुनियादी सवालात उठाए हैं और सवालात इनके कामरान बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि एक तो हमें वज़ीर ख़जाना जो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये बताएं कि ये एक 2025 में $1 अरब का कर्जा लिया गया, एक अप्रैल में लिया गया जो $250 मिलियन पांडा बॉन्ड, और ये जो $750 मिलियन अभी इन्होंने लिया है, बल्कि ये यूरो बॉन्ड अप्रैल में लिया और पांडा बॉन्ड मई में लिया, ये कोई मिलाकर कोई $2 अरब बन जाता है। उन्होंने कहा जी कि ये जो $2 अरब का कर्जा लिया गया, पहले तो ये बताया जाए कि इसके लिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर हुए थे वो किस प्रोसेस के तहत हुए थे, उसका क्या कोई जो आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उसके तहत इनको हायर किया गया या नहीं किया गया। एक तो उनका बुनियादी सवाल ये है। ये कोई इतना बड़ा मेरा ख्याल हुकूमत के लिए मसला नहीं होगा जवाब देने का। जो असल सवाल है जो उन्होंने उठाया है वो सवाल ये है कि वेदर एनी टेंडर नोटिस, request for proposal, bid evaluations or contract award details were publicly made and issued for these transaction। कौन से वाली, पांडा बॉन्ड वाली, सिंडिकेट फाइनेंसिंग वाली और यूरो बॉन्ड वाली, कि क्या इसके लिए कोई पेपरा रूल्स, कोई टेंडर, इन चीज़ों को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। ये एक सवाल उन्होंने उठाया। मेरी कल उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने एक चीज़ तो कंफर्म की मिस आलिया कामरान साहिबा ने कि जी ये मैंने क्वेश्चन रेज किया, और उन्होंने कहा जी कि जो बहुत ये क्वेश्चन एडमिट भी हो गया और इसका जो जवाब है वो असेंबली में, अगर जब जवाब आएगा तो वो हम नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बट एक और जो सवाल इनका था कि जो गवर्नमेंट ने, अगर ये इसमें कोई वायलेशन हुई है, कोई मिस प्रोक्योरमेंट हुई है, कोई गवर्नमेंट ने कोई टेंडर फ्लोट किए बगैर ये कर्जा ले लिया है, तो इसकी कोई इंक्वायरी करके इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। ये उनका एक अहम सवाल है। मेरे पास कुछ और डिटेल्स भी फिर मैंने निकलवाई कि जब ये ट्रांजेक्शन हुई तो हुआ क्या इसके आसपास। कामरान, जिस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने ये $750 मिलियन का कर्जा तकरीबन 7% इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए लिया है, जो हमें बताया गया, उस वक्त ये खबरें सारी छपी हुई थी। उसी टाइम पे सिटी बैंक की तरफ से एक हुकूमत पाकिस्तान के पास, वजारत खजाना के पास एक ऑफर थी। ऑफर ये थी कि सिटी बैंक ने कहा जी कि हम आपको $800 मिलियन से लेके $1 अरब का कर्जा देंगे 5 साल के लिए। 5 साल के लिए भी दे सकते हैं, 6 साल के लिए भी दे सकते हैं और 7 साल के लिए भी दे सकते हैं। ये उनकी तरफ से एक ऑफर आई। अच्छा, हुकूमत ने कर्जा लिया तकरीबन 7% के ऊपर 3 साल के लिए। सिटी बैंक ऑफर कर रहा है 7.25% के ऊपर 5 साल के लिए। 0.25 ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, लेकिन साल भी 2 ज्यादा है वापसी के लिए। अच्छा, उन्होंने कहा अगर 6 साल के लिए लेना है तो मिनिमम आपको देंगे इसके ऊपर 7.375 के ऊपर। अब ये उनकी ऑफर है जो कि नेगोशिएट भी हो सकती थी, ठीक है। और अगर आपने 7 साल के लिए लेना है तो वो कह रहे हैं हम आपको देंगे कुछ 7.37% के ऊपर। 0.2% से लेके 0.4% इंटरेस्ट रेट ज्यादा, बट टाइम पीरियड दुगना। तो वजारत खजाना ने ये जो ट्रांजैक्शन की है, उन्होंने तकरीबन 7% से, मामूली सा 0.01 कम है, 7% के ऊपर इन्होंने ये कर्ज लिया 3 साल के लिए। और जो मिस आलिया कामरान साहिबा ने जो सवालात उठाए हैं उससे ये लग रहा है कि कोई टेंडर फ्लोट नहीं हुआ, कोई पेपरा रूल्स इस केस में उस तरीके से पब्लिक जनरल पब्लिक ऑफरिंग नहीं हुई। अब ये जो वजारत खजाना जवाब देगी वेदर उन्होंने कोई टेंडर फ्लोट किया था, किसी इंटरनेशनल और लोकल अखबार में इश्तहार दिया था, पेपरा रूल्स को फॉलो किया था या नहीं किया था, ये तो तब पता चलेगा ना कि उनका मौकिफ क्या है। लेकिन एक जो चीज़ रिकॉर्ड ये बताता है कि जो फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग्स हैं, इसमें फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग का भी एक सवाल है। फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग जो है वो टेंडर के बगैर हो सकती है। अच्छा, यूरो बॉन्ड नहीं हो सकता। जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन हुई है, अगर तो इन्होंने टेंडर फ्लोट किया है और पेपरा के रूल्स फॉलो किए तो ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने पेपरा के रूल्स फॉलो नहीं किए तो ऐसी कोई एग्जाम्पशन थी नहीं कि आप पेपरा के रूल्स को फॉलो ना करें द डे द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। तो अब ये हुकूमत वजारत खजाना जब जवाब देगी तो चीज़ें जो है वो वाज़ेह होंगी। लेकिन जो मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा का सवाल है जिनका तल्लुक JUIF से है, वो सवाल बड़े पर्टिनेंट है और मेरा ख्याल वजारत खजाना को, असेंबली को भी जवाब देना चाहिए और मेरा ख्याल इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट भी देनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। और आई थिंक ये भी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। एक तो कर्जे तो चलो हम अपने दोस्त ममालिक से या उधर से लेते हैं, शायद उधर मुश्किल होती है। इस तरह के जो कमर्शियल इदारे होते हैं उनका एक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एक सॉवरन स्टेट को, सॉवरन गवर्नमेंट को इट इज़ गारंटीड कि वो कर्जा आपका वापस होगा, तो वो बैंक्स आपको खुद कर्जा भी ऑफर करते हैं। तो क्योंकि ये भी लोग कहेंगे ना कि आखिर बैंकों को क्या इंटरेस्ट है, हम तो कर्जा देने में डॉलर टर्म्स में 7% उनके तो बिजनेस है ना, उनका तो बिजनेस है। इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए वो डेट के हवाले से ना चीजें काफी ज्यादा सामने अब आ रही हैं। अब जो डेट मैनेजमेंट ऑफिस है उसका आपको पता है कि पिछले जनवरी इस साल से
जनवरी 2026 से उसका परमानेंट डायरेक्टर जनरल डेट कोई नहीं है। और उसमें फिर ये वाली ट्रांजैक्शन हो गई, फिर एक इन्होंने जीरो कूपन के ऊपर एक ट्रांजैक्शन की, 15 साल का बॉन्ड फ्लोट किया, 47 अरब रुपया रेज किया इन्होंने, और 15 साल के बाद 240-250 अरब रुपया वापस करेंगे। और तो ये इशू हमें वापस उसी पॉइंट पे ले जाता है जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो चीन का कोई कसूर नहीं है। जब आप डील साइन कर रहे थे और उस वक्त आपने लॉन्ग टर्म उसकी इंप्लीकेशंस नहीं देखी, और वजह यह है कि आई डोंट नो, फिर यही जो आप डेट ऑफिस की बात कर रहे हैं, अगर प्रोफेशनल और रेलेवेंट लोग नहीं जिस जगह पे बैठे होंगे तो फिर इस तरह के फैसले होते हैं, फिर लॉन्ग टर्म आपको उसका और हम जवाब का इंतजार करेंगे वजारत खजाना के, हाँ, उनके पास क्या एक्सप्लेनेशन है। भारत प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।